जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका प्रारंभ क्लासेस के इस एजुकेशनल चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9th की कक्षा 9 की जो है ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन उसको पढ़ने वाले हैं। अब ये चैप्टर का सिग्निफिकेंस क्या है? ये चैप्टर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। इस चैप्टर को सिर्फ क्लास 9th के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जो लोग भी आज के डेट में जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे लोगों के लिए भी ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज के डेट में जो भी जियो पॉलिटिकल सिनारियो है भारत के, उसको समझने के सारे बेसिक्स इसी चैप्टर में दिए गए हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप भारत की जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है, जो बेसिक ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, उसके बारे में आप जान लेंगे। उसके बाद भारत की मैरीटाइम बाउंड्रीज के बारे में आपका इनसाइट बढ़िया हो जाएगा। जो लैंड बाउंड्रीज है, किस किस देश के साथ हमारी कितनी बाउंड्री लगी हुई है, कैसा रिलेशन है, वो सारी चीजों को इस चैप्टर में हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ही नहीं करेंगे इस चैप्टर की, हम लोग इसके अंदर एक इन डेप्थ एनालिसिस भी कर लेंगे। मतलब जो बातें एनसीईआरटी में दी गई है उसको तो मैं कवर अप कराऊंगा ही, उसके अलावा भी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं या जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस चैप्टर में आपकी क्लैरिटी को और ज्यादा बेटर कर देगी, उसको भी हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अंजनी किशोर और शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये है भारत का मानचित्र, हमारा प्यारा भारत। और हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे भारत के नामों से, कि हमारा जो भारत है वो कितने नामों से जाना जाता है। तो अगर हम लोग ऑफिशियल नामों की बात करें तो भारत के सिर्फ दो ही ऑफिशियल नाम हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 है उसमें भारत के दो ही ऑफिशियल नामों का वर्णन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आपके संविधान का या हमारे संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया डेट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा देश जो भारत है, ठीक है, इंडिया डेट इज भारत मतलब भारत और इंडिया, ये दो नामों का ऑफिशियल आपको जिक्र देखने के लिए संविधान में मिल जाएगा। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत। तो इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा जो संविधान, हमारा जो भारत देश है वो क्या है? राज्यों का एक संघ है। तो इससे आपको भारत के दो नामों के बारे में जानकारी हो जाती है जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, इंडिया और भारत। क्या इसके अलावा भी भारत के नाम है? हाँ, इतिहास के अलग अलग समय में भारत अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों को आर्यव्रत और जम्बूद्वीप, ये दो नाम काफी ज्यादा जो है फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो हमको हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो अब हम लोग थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्य देख लेते हैं कि इन नामों के पीछे क्या क्या ऐतिहासिक कारक हैं या फिर कोई ऐतिहासिक प्रमाण है कि नहीं इन नामों का। तो सबसे पहले इंडिया और भारत, ये नाम कहाँ से आए, इन नामों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो भारत, तो ये जो भारत नाम है, भारत नाम हम लोगों को इतिहास में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत ही ज्यादा एंशिएंट ट्राइब रहती है जिसका नाम भारत संतति है। इसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया और हिंदुस्तान की अगर आप बात कीजिएगा तो आपको पहले भारत के नक्शे पर कुछ बातों को समझना पड़ेगा। समझना क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये भारत की समुद्री सीमा है। 1498 से पहले, 1498 से पहले भारत तक आने का समुद्री मार्ग किसी को पता नहीं था। 1498 में वास्को डिगामा कैलीकट आए थे, उसके बाद भारत आने का, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भारत की खोज किसने की, उन्होंने भारत की खोज नहीं की थी, भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। समुद्र के रास्ते से आप भारत कैसे आएंगे इसकी खोज उन्होंने की थी। तो 1498 तक भारत समुद्र से पहुंचने का कोई रास्ता किसी को मालूम नहीं था। उसके अलावा ये जो आप देखते हैं ये 2400 किलोमीटर तक का जो है हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, इसको भी पार करना किसी के लिए नियर टू इम्पॉसिबल है। तो भारत आने का जो इकलौता मार्ग आपको बचता है, ठीक है, इकलौता मार्ग आपको जो बचता है वो ये भारत का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है। जब कभी भी किसी राजा ने, किसी शासक ने इस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को जो है इग्नोर किया है, तब तब कोई यहाँ पर आ गया है। ठीक है, भारत पर आक्रांता लोग इसी समय जो है, मतलब हर एक समय में इसी रास्ते से होकर के भारत पर आक्रमण किए हैं। शक इधर ही से आए, हुन इधर ही से आए, कुषाण इधर ही से आए, इंडो बैक्टीरियन इधर ही से आए, मुगल भी इधर ही से आए।
आज के डेट में आतंकवादी भी इधर ही से आ रहे हैं। चलिए देखिए, तो आपको देखने की बात यहाँ पर ये है कि ये जो हिस्सा है भारत का, तो पहले के टाइम में यहाँ पर एक नदी, पहले के टाइम में क्या, आज भी एक नदी बहती है जिसको सिंधु नदी कहते हैं। ठीक है, ये सिंधु नदी है, मान लेते हैं हम लोग। तो सिंधु नदी को पार करके जो यूरोप से लोग हैं, या यूरोप से पहले यहाँ पर ईरानी और ग्रीक लोग आते थे। तो उन लोगों के साथ दिक्कत क्या था कि ग्रीक लोग जो है सिंधु शब्द को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। सिंधु शब्द का प्रोनाउंसिएशन सही से ग्रीक लोग नहीं कर पाते थे। एक सेकंड में जरा मिटा दूं, काफी ज्यादा मैथ हो गया है। एक एक करके समझते हैं हम लोग इसको। इंडिया और हिंदुस्तान शब्द की कैसे आया, इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं जानने की। इंडिया, हिंदुस्तान। तो जो ग्रीक्स लोग आते थे भारत में सिंधु को क्रॉस करके, वो सिंधु को सिंधु ना प्रोनाउंस करके इंडू प्रोनाउंस करते थे। और जो पारसी लोग, जो पर्शियंस आते थे ईरान से, ईरान का पुराना नाम पर्सिया था, तो ईरान से जो भी पर्शियन लोग आते थे वो इसको सिंधु ना प्रोनाउंस करके हिंदू प्रोनाउंस करते थे। सा को ये हा पढ़ते थे, ठीक है, और ये सा को ई पढ़ते थे। मतलब बोलने में होता है ना, जो डायलेक्ट होता है, तो प्रोनाउंसिएशन में इस तरह की गड़बड़ी आ जाती थी। तो इस तरह से सिंधु जो है इंडू हो गया, और आगे चल के सिंधु के इस पार रहने वाले लोगों को इंडियन कहा गया, और इस देश को इंडिया कह दिया ग्रीक लोगों ने। उसी तरह जो पारसी लोग थे वो हिंदुस्तान कहने लगे, सिंधु की जगह ये हिंदू बोलते थे। और इसीलिए आप देखिएगा बहुत सारे लोग हिंदू अपने आप को कहते हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। तो उस समय में हिंदू होने का मतलब था जो भी सिंधु के इस पार रहता है, जो भी सिंधु के इस पार रहता है वो अपने आप में हिंदू है। ऐसे तो ये धर्म का नाम सनातन है, बट लोग हिंदू शब्द का इस्तेमाल, उच्चारण इस तरह से करने लगे। तो ये दो शब्द यहाँ से आए, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है लिखते हिंदी में भारत है और अंग्रेजी में इंडिया है। इसीलिए सिंधु नदी को हिंदी में सिंधु लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं इंडस। तो ये भाषा का थोड़ा सा तालमेल बिगड़ने के कारण इस तरह की चीजों से हमारे देश का नाम इस तरह से आया। ठीक है, उसके बाद आर्यव्रत, प्राचीन काल में आप जाइएगा अगर एंशियंट इंडिया में, तो आपको आर्यव्रत देखने को मिलेगा। तो आपको पता है, ठीक है, कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ था सेंट्रल एशिया से। बहुत सारे इतिहासकार इसी बात को मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से होकर के आर्य आए थे। तो जो आर्यव्रत कहने का मतलब क्या हुआ, लैंड ऑफ आर्यंस, ऐसा जमीन जहां पर आर्य आकर के बसे। तो यहाँ से जो है आपको एक और नाम देखने को मिल जाता है जिसको हम लोग आर्यव्रत कहते हैं। अब बच गया एक और नाम, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप नाम कहाँ से आया? जम्बू का मतलब होता है एलिफेंट, द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। ऐसा द्वीप जहां पर जो है आपको बहुत सारे एलिफेंट्स पाए जाते हैं। हाँ, भारत में अगर आप देखिएगा तो अभी जो बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो एक टाइम में बिहार से लेकर के जो बड़ा वाला क्षेत्र आपको वेस्ट बंगाल इलाका, ये सब जो टोटल है मगध का क्षेत्र होता था। तो मगध में भी बहुत सारे हाथी पाए जाते थे। दक्षिण भारत में आप आज भी जाइएगा हाथी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। केरला में तो हाथी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा तो जम्बू द्वीप इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में हाथियों की जनसंख्या काफी ज्यादा थी। इसका ऐतिहासिक प्रमाण भी आपको देखने के लिए मिलता है कि अगर आप प्राचीन काल में जाते हैं तो आपको पता होगा मगध पर जो है शासन कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेल्यूकस निकेटर नाम का एक ग्रीक सेनापति है, ठीक है, जिसने हमला किया है। सेल्यूकस निकेटर, तो ये जब लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। और बदले में इनकी एक बेटी थी जिसका नाम कार्नेलिया या हेलेना कहा जाता है इतिहास में, उससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करा दी गई थी। जब ये वापस जा रहे थे, जब ये वापस जा रहे थे तो 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको एज अ गिफ्ट दिया था। तो आप सोचिए कि इस देश में हाथियों की कितनी जनसंख्या रही होगी। तो इस हिसाब से ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलता है कि भारत का नाम जम्मू द्वीप था। तो भारत के इन पांचों नामों के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो जो डॉक्यूमेंटेड नाम है वो सबको पता है। इसको याद रखने के लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है, बिहार जनरली होता है, आप बिहार में लास्ट जो है
आर को हटा करके बिहाज कर लीजिए, तो आपको भारत के सारे नाम आसानी से याद हो जाएंगे। भारत, इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यावर्त, जे फॉर जमशेदपुर। तो इस तरह से आप भारत के नामों को आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ और बातों को ध्यान में देते हैं, एक बार थोड़ा देख ले इसको। चलिए चलिए, तो भारत का लोकेशन क्या है? अगर हम लोग ग्लोब पर या फिर पृथ्वी पर भारत के लोकेशन की बात करें, तो भारत आपको नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं, ठीक है, हालांकि पूरा गोल तो नहीं हुआ है, चलिए मान लेते हैं कि ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इसके ऊपर होता है नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे होता है सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखिएगा भारत कहीं यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। तो भारत जो है आपका, इंडिया आई कर देता हूं मैं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है आपको साउथ एशिया में लाई करता है। और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको पता है लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री से हम नापते हैं, प्राइम मेरिडियन उसको बोलते हैं। तो 0 डिग्री के दाहिने तरफ जो भी चीजें हैं उसको हम लोग ईस्टर्न बोलते हैं और इधर वेस्टर्न बोलते हैं। तो भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। आप अगर देखिएगा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में, सॉरी ईस्टर्न हेमिस्फीयर नहीं, वो भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो भारत आपको देखने के लिए मिलेगा नदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की तरफ। उसके अलावा अगर आप भारत की बात करें, तो भारत का जो शेप है वो किस तरह का होगा, एक बार भारत को देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो भारत का जो शेप है, ठीक है, भारत के 4 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। अगर इसको मिलाने की कोशिश करें तो एक शेप बनता है जिसको क्वाड्रेंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया के शेप की अगर हम लोग बात करें, इंडिया के शेप की अगर हम लोग बात करें, तो भारत का शेप क्वाड्रेंगल है, मतलब चतुष्कोणीय है। भारत का शेप क्या है? चतुष्कोणीय है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, भारत का शेप आपका क्वाड्रेंगल है। ये पूरा चैप्टर आपको मैप के ऊपर ही समझना है, और मैप के ऊपर आप समझ लीजिएगा तो काफी ज्यादा आसानी रहेगी, और इसको हमेशा याद रखना है। मैं कोशिश करूंगा इसको इतने सरल भाषा में आपको समझाऊं कि आपको फिर आगे दोबारा पढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा भी भारत के सारे नामों को, भारत का जो लोकेशन है वो अर्थ पर नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है। कि अगर 4 क्वाड्रेंट्स में अगर आप धरती को बांटने की कोशिश करें, ठीक है, तो इस हिस्से में आपको भारत मिलेगा कहीं पे। चलिए, अब हम लोग आगे क्या देखते हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होगी, ठीक है। बेसिक बातों में क्या है कि भारत का टोटल एरिया क्या है, भारत का पूरा क्षेत्रफल क्या है। तो भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 3,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 32 लाख, नॉट 3 लाख, माई मिस्टेक, ठीक है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का पूरा एरिया है। क्या ये भारत का संपूर्ण एरिया है? नहीं, ये भारत का 93% एरिया है। ये भारत का 93% एरिया है। तो भारत का 7% एरिया कहाँ गया, कहाँ? ठीक है। तो भारत के 7% एरिया डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड मतलब दूसरे देशों के साथ हमारा उस पर झगड़ा चल रहा है या विवाद चल रहा है। जैसे आप ये हिस्सा देखते हैं, आप ये हिस्सा देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। ये हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में है, मतलब पाकिस्तान का कब्जा है इसके ऊपर। उसके अलावा आप ये हिस्सा देखते हैं, ठीक है, ये हिस्सा, इसको हम लोग अक्साई चाइना बोलते हैं। ये 1962 की लड़ाई में चला गया हमारे हाथ से, और ये 48 में चला गया।
इसके ऊपर इस बॉर्डर को आप लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। अभी हम लोग आगे भी चल के इसको लास्ट में पढ़ेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। बट ये दोनों हिस्से भारत के भी जो डिस्प्यूटेड लैंड है, मतलब हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए 7% हिस्से का कैलकुलेशन नहीं हो पाया। तो भारत का जो 93% एरिया है वो लगभग इतना है। और इस एरिया के हिसाब से भारत पूरे दुनिया में 7वें स्थान पर आता है। इससे ऊपर 6 और हैं, और हमारे आगे तो बाकी लोग हैं ही। ठीक है, तो भारत अगर आप देखिएगा एरिया वाइज, भारत के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का नंबर कितना है, भारत का स्थान कितना है, तो हम लोग 7th लार्जेस्ट कंट्री हैं। 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो बाकी के लोग कौन है उसको भी याद करना काफी ज्यादा आसान है। चलिए हम लोग एक बार उसको भी देख लेते हैं। चलिए, यह है विश्व का मानचित्र। मैं आज आपको इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि आप हमेशा याद रखेंगे, इसको भूलने की नौबत तो नहीं आएगी। चलिए देखिए, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो सबको पता है कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पर आता है आपका रशिया। ठीक है, ये देश है जिसको रूस कहते हैं, और ये और ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ठीक है, ये यूएसएसआर होता था, सोवियत रूस जिसको हम लोग कहते हैं, सोवियत संघ। उसका विघटन होने के बाद जो है अब इतना बड़ा क्षेत्र इनके पास है। 15 देश टूट के निकल चुके हैं, अब इतना बड़ा क्षेत्र इनके पास है। फिर भी रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश है। मतलब वर्ल्ड में जो है आपको एरिया वाइज नंबर 1 स्थान पर जो है रशिया आता है। इसके जस्ट सामने अगर आप देखिएगा, विश्व के मानचित्र को आप अपने सामने रखिए और आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। रशिया के जस्ट सामने उत्तरी अमेरिका है, नदर्न अमेरिका, नदर्न नॉर्थ अमेरिका जो है आपको कंटिनेंट है। और यहाँ पर सामने में आपके पड़ता है एक कंट्री जिसको हम लोग कनाडा कहते हैं, ये दूसरे नंबर पर है। दुनिया का सबसे पहला देश है, सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज जो है आपका रशिया, और दूसरा देश आपका हो जाता है कनाडा। अगर हम तीसरे देश की बात करें तो तीसरा देश है आपका यहाँ पर, जस्ट रसिया के नीचे। रसिया के नीचे देखिएगा ये जो छोटा क्षेत्र है इसको मंगोलिया कहते हैं। और मंगोलिया के बाद तीसरे नंबर पर आता है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, वो है आपका चाइना। अगर हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से कहेंगे तो पहले पर हम लोग हैं। पिछले साल हम लोग चाइना को पीछे करके पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 बन गए हैं, चाइना दूसरे नंबर पर है। लेकिन एरिया वाइज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंट्री क्या है आपको, चाइना है। ठीक, फिर चाइना के सामने आपको देखना है नॉर्थ अमेरिका में ही। ठीक है, तो चौथा सबसे बड़ा देश आपको देखने के लिए मिलेगा यूएसए। तो ये 4 याद करना काफी ज्यादा आसान है। पहला है आपका रशिया, उसके जस्ट सामने है आपका कनाडा। ठीक है, तीसरे नंबर पर है रशिया के जस्ट नीचे, मंगोलिया के जस्ट नीचे जो है आपका चाइना। चाइना के जस्ट सामने अगर आप जाइएगा तो चौथे नंबर पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखने को मिलेगा। पांचवा अगर आप आइएगा तो पांचवा के लिए आपको साउथ अमेरिका में आना पड़ेगा, और पांचवा सबसे बड़ा देश है ये ब्राजील। ठीक है, ब्राजील जो है पांचवा सबसे बड़ा देश है। छठा देश भी जस्ट इसके सामने आप आ जाइए, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये इकलौता ऐसा देश है जो अपने आप में कंटिनेंट भी है और कंट्री भी है। तो ऑस्ट्रेलिया छठा सबसे बड़ा देश है। बहुत सारे लोग कॉन्टिनेंट के रूप में ओशियानिया को भी लिखते हैं, वो हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसको आपको क्लियर कर देंगे दूसरे कभी किसी लेक्चर में कि क्या डिफरेंस है। उसके अंदर कुछ और आइलैंड ग्रुप्स भी आ जाते हैं, जैसे पॉलिनेशिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, मेलानेशिया हो गया। तो ये सारे जो है आकर के आपको पूरा ओशियानिया बनाते हैं। बट अभी हम मान के चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है आपका कंटिनेंट है और अपने आप में एक देश भी है। तो हो गया आपका पांचवा छठा। ठीक है, सातवें पर आ जाते हैं हम। यहाँ इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो पहला है आपका रशिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूएसए, चौथा है आपका चाइना। पांचवें नंबर पर हमारा देश आ जाता है ब्राजील। सब आमने सामने है, इसलिए आसान करना काफी, याद करना काफी ज्यादा आसान है। ब्राजील, ब्राजील के जस्ट सामने अगर आप देखिएगा तो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ये हो गया 6। सातवां है हम भारत, और आठवां यहाँ पर एक देश है जिसको अर्जेंटीना बोलते हैं। आठवां देश है हमारा अर्जेंटीना। नौवां देश आप यहाँ आ जाइएगा तो ये कजाकिस्तान है। और 10वां देश है यहाँ पर अल्जीरिया। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो 10 बड़े देश हैं वो मैंने आपको लिखवा दिया है। 7 तो कम से कम आपको याद होने चाहिए, अगर ये 10 याद है तो भी बहुत बढ़िया है।
ठीक है, तो इसको आसान है याद करना। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो आपको देश है वो रशिया है। ठीक है, रशिया के जस्ट सामने आप देखिएगा नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उसमें कनाडा दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर जस्ट रशिया के नीचे चाइना है आपका। ठीक है, बीच में एक छोटा सा देश है जिसको मंगोलिया बोलते हैं। उसके जस्ट सामने अगर आप आइएगा यहाँ पर, तो यूएसए आपको देखने के लिए चौथा कंट्री मिल जाएगा। पांचवा कंट्री साउथ अमेरिका में आपको ब्राजील है। ठीक है, उसके जस्ट सामने अगर आप आइएगा तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, छठा कंट्री। सातवां पर भारत है। आठवां पर जो है आपको अर्जेंटीना है। नौवें पे जो है आपको कजाकिस्तान है। और 10वें पर क्या है, अल्जीरिया है। इसके साथ साथ अगर आपको इन सारे देशों की कैपिटल याद है, ठीक है, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है, देश ना पूछ करके कैपिटल सिटी पूछा जा सकता है। तो रशिया की क्या है कैपिटल सिटी, तो रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को है। ठीक है, कनाडा की मॉस्को कैपिटल सिटी ओटावा है। ठीक है, यूएसए की वाशिंगटन डीसी है। और उसके बाद चाइना की बीजिंग है, सबको पता है। उसके बाद आप जाइएगा पांचवे पे, ब्राजील, तो ब्राजील की ब्राजीलिया है। उसके बाद छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, कैनबेरा। सातवें नंबर पर भारत, न्यू दिल्ली। और उसके बाद आठवें नंबर पर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की ब्यूनोस एयर्स। नौवें नंबर पर है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। और 10वें नंबर पर अल्जीरिया, इसकी कैपिटल अल्जियर है। ठीक है, तो ये 10 देश आपको सामने में है। और इसको बस एक बार एक वर्ल्ड मैप को आप अपने सामने रखिए, और उस वर्ल्ड मैप पर डेली जो है एक आध बार बस आप इसको लोकेट कर लीजिए, और बस आपका काम, उसके बाद फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। काफी ज्यादा आसान है इसको याद करना, क्योंकि चार तो जस्ट आमने सामने है। और यहाँ पर दो भी नीचे जो दो हैं, जो छह, वो भी आमने सामने है। ठीक है, रशिया के सामने है कनाडा, चीन के सामने है यूएसए। तो 1 2 3 4। उसके बाद ब्राजील है पांचवा, छठा है ऑस्ट्रेलिया, सातवां है हम, आठवां है आपका अर्जेंटीना, नौवां है आपका कजाकिस्तान, और 10वां है अल्जीरिया। ऑस्ट्रेलिया बोलना था, यहाँ शायद मैंने अल्जीरिया बोल दिया। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रहेगा। तो हमने इस चीज को भी देख लिया। तो अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं, अभी तक हमने ये देख लिया है कि भारत का जो है एरिया कितना है। एक सेकंड। तो भारत का जो है एरिया वाइज सातवां स्थान है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि भारत जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, दुनिया में जितना भी लैंड है, उसका कितना प्रतिशत भारत में आता है, तो लगभग 2.42%। 2.42% पूरे संपूर्ण भारत में जितना, सॉरी, संपूर्ण संसार में जितना भी लैंड है, उसका जो है 2.42% भारत में। भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली, आप सबको पता है कब से है, 1911 से। 1911 में लॉर्ड हार्डिंज लेकर के जो है अंग्रेजों के काल में दिल्ली कैपिटल आए थे। ठीक है, दिल्ली दरबार भी लगा था उस टाइम। तो लॉर्ड हार्डिंग जो है दिल्ली को, न्यू दिल्ली को, बाद में न्यू दिल्ली बनी, बट दिल्ली कैपिटल वही लेकर के आए थे। तो भारत की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। अब चलिए हम लोग, ये सारी बातें हो गई। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो सबसे ज्यादा तो लोग हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर बंगाली बोली जाती है। भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, नहीं, ये गलत बात है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं। ठीक है, भारत की आधिकारिक भाषा है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे क्या कि भारत का क्या लोकेशन है। अगर हम लोग अर्थ पर देखते हैं, ठीक है, अगर पृथ्वी पर देखें, तो भारत का लोकेशन क्या है। तो भारत, अगर अर्थ पर हम लोग को किसी भी जगह का लोकेशन देखना है, तो हम लोग लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का इस्तेमाल करते हैं, अक्षांश और देशांतर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि, तो भारत को अगर आपको समझना हो, तो यहाँ पर से एक लॉन्गिट्यूड भारत के गुजर रहा होगा, यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड भारत के गुजर रहा होगा, यहाँ से एक लैटिट्यूड भारत के गुजर रहा होगा, और यहाँ से के एक लैटिट्यूड जो है भारत के गुजर रहा होगा। अगर इन चारों कोऑर्डिनेट्स को हम पता कर ले, तो हमको भारत का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। तो भारत का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न लॉन्गिट्यूड, सॉरी, हाँ ठीक है।
नदर्न लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट जो है लैटिट्यूड जो है भारत का सबसे नीचे, जो भारत के सबसे निचले हिस्से में जो आपको ये देखने को मिलता है, लैटिट्यूड देखने को मिलता है, उसका कोऑर्डिनेट है। अगर हम नदर्न हिस्से की बात करें, भारत का सदर्न हिस्सा है, अगर हम भारत के नदर्न हिस्से की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट भी नदर्न लैटिट्यूड ही आपको लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले ही बता रखा है कि, एक सेकेंड, हम लोग पहले ही जानते हैं कि भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब भारत आपको नदर्न हेमिस्फीयर में है। इसीलिए जब हम लैटिट्यूड्स को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा ये 0 डिग्री है, इसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते 90 डिग्री पर आता है आपका नॉर्थ पोल। उसी तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते यहाँ पर आता है आपको 90 डिग्री पर साउथ पोल। मतलब पूरे लैटिट्यूड्स की जो संख्या है वो 181 होती है। तो चूंकि भारत नदर्न हिस्से में है तो ये सारे नदर्न लैटिट्यूड्स हैं और नीचे वाले सदर्न लैटिट्यूड्स हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इसको भी नदर्न लैटिट्यूड लिख रहे हैं और इसको भी नदर्न लैटिट्यूड लिख रहे हैं। अगर हम भारत के लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की बात करें, एक्सपेंशन की बात करें, तो ये है आपका 68 डिग्री 60 मिनट 7 मिनट, एक सेकेंड, कलर चेंज करना काफी ज्यादा, 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पर जो अरुणाचल के पास जो आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये भारत के 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर इस 4 कोऑर्डिनेट्स को आप गूगल पे डालेंगे तो आपको इंडिया का लोकेशन दिख जाएगा। तो ये है इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट और ये है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट हमने पहले ही बताया था कि ईस्टर्न हिस्से में भारत है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये है भारत के 4 कोऑर्डिनेट्स। अब भारत में जो भारत का सबसे अंतिम छोर है चारों कोनों पर, उसको हम लोग एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग भारत के नदर्न हिस्से में जाएं तो अब आपको यहाँ पर पता हुआ है कि ये पीओके का पाक अधिकृत कश्मीर है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर है आपको सक्सगम वैली और यहाँ पर है आपको सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो है आपको मिलिट्री चेक पोस्ट है। ठीक है, मिलिट्री पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री चेक पॉइंट है जो भारत के अंदर में आता है। यहाँ पर है एक वैली जिसको हम लोग कहते हैं सक्सगम वैली, और इसी सक्सगम वैली में एक पॉइंट है जिसको कहते हैं इंदिरा कोल। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंदिरा कोल, और ये इंदिरा कोल भारत का सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट है। यहाँ पर जाने के बाद भारत की सीमा समाप्त हो जाती है, इधर जो है पाकिस्तान की सीमा है। उसके बाद अगर आप दक्षिण भारत की तरफ आइएगा तो यहाँ पर जो है कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में एक पॉइंट है जिसको हम लोग केप कोमोरिन बोलते हैं, केप कोमोरिन। तो केप कोमोरिन भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है मेन लैंड पे। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से घुमा करके आपसे पूछा जाएगा, ये भारत का मेन लैंड का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, क्योंकि भारत यहाँ पर ही खत्म नहीं हो रहा है। भारत यहाँ पर जाकर के ग्रेटर, इस आइलैंड को ग्रेटर निकोबार बोलते हैं। ठीक है, तो इस आइलैंड पर जाकर के खत्म होता है। और अगर आपसे कोई संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा पूछे तो यहाँ पर है आपका इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसको पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। 2001 के आसपास शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यहाँ पर सुनामी आई थी जिसके अंदर जो है ये हमारा हिस्सा, इंदिरा पॉइंट का हिस्सा डूब गया। एक आइलैंड था छोटा सा। ठीक है, तो मेन लैंड का जो सदर्न हिस्सा आपसे पूछे तो वो केप कोमोरिन है। अगर नॉर्थ नदर्न हिस्सा आपको जो पूछा जाए तो वो क्या है, इंदिरा कोल है। अब भारत का ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट और वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट की हम लोग बात करते हैं। ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है, किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात में यहाँ पर एक गुहरमुती गांव है। गुजरात में एक गुहरमुती गांव है, गुहरमुती। ये भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये भारत के 4 कोने हैं जो भारत पर जो है, जहां पर जाकर के जो है भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। तो सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंदिरा कोल, नीचे वाला है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इसको याद करना काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, सिर्फ आपको कोल और पॉइंट याद रखना है। ठीक है,
एक बात ध्यान में रखिएगा कि कभी-कभी कॉल लगाने के लिए नेटवर्क नहीं मिलता है तो आपको काफ़ी ऊँचा जाना पड़ता है। तो इस बात से आपको ध्यान रहेगा कि ये कोल जो है, ठीक है, ऊपर की तरफ है और पॉइंट जो है नीचे की तरफ है। मेनलैंड भारत की जब प्रश्न पूछा जाए तो उसमें एक बात ज़रूर देख लीजिएगा कि मेनलैंड भारत का पूछा जा रहा है या फिर संपूर्ण भारत का पूछा जा रहा है। अगर संपूर्ण भारत के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, ठीक है, हमने 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो लिखा है, वो मेनलैंड के लिए लिखा है। अगर संपूर्ण भारत के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस 8 डिग्री को हटा करके 6 डिग्री कर देना है। तो यहाँ पर जाकर के ये 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। 6 डिग्री 4 मिनट करने का मतलब आपका संपूर्ण भारत इसमें कवर हो गया। अभी भी इसमें हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड ही लिखेंगे क्योंकि हम जो लिख रहे हैं आप देख लीजिए, भारत का जो मेन ज्योग्राफिकल लोकेशन है ग्लोब के ऊपर, उसके रेफरेंस में लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न साइड में है, क्योंकि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के दाहिने तरफ है। तो इस हिसाब से हमने इसको नॉर्दर्न लैटिट्यूड लिखा और इसको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखा। आई होप सबको समझने में काफी ज्यादा आसानी रही होगी। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि भारत का जो नॉर्दर्न मोस्ट से सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आप भारत को लेकर के जाइएगा, ठीक है, तो ये 3214 किलोमीटर होता है, 3214 किलोमीटर। उसके बाद अगर आप ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं तो ये है 2933 किलोमीटर। तो भारत के नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच की दूरी है 3214 किलोमीटर और उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट से लेकर के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर। इसको मैप पर ही समझ लेने में आपको काफी ज्यादा आसानी रहेगी और इसको आप रिलेट भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो हम भारत के लैंड बाउंड्रीज की बात करते हैं। ठीक है, भारत के लैंड बाउंड्रीज की जब हम लोग बात करें तो ये भारत की लैंड बाउंड्री है। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा पूरा यहाँ तक का जो हिस्सा है, ठीक है, ये भारत की लैंड बाउंड्री है। तो ये लैंड बाउंड्री की जो लंबाई है, ठीक है, इस लैंड बाउंड्री की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, ये पूरे लैंड बाउंड्री की, इसको पूरा हिमालय इधर आ जाए टोटल ऐसे करके जो पूरा है, ठीक है, ये संपूर्ण लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। काफी ज्यादा मैस हो गया, इसको मैं थोड़ा क्लीन करके फिर आगे की बातें आपको बताता हूँ। आई होप समझना काफी ज्यादा आसान होगा। चलिए, अब हम लोग भारत के कोस्ट लाइन की बात करते हैं। ये तो हमने लैंड बाउंड्री देख ली कि यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक 15,200 किलोमीटर भारत की लैंड बाउंड्री है। अब हम लोग क्या करेंगे, भारत के कोस्ट लाइन की बात करेंगे। तो भारत का कोस्ट लाइन शुरू होता है यहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है, और यहाँ तक, इस पॉइंट तक आपको देखने के लिए मिलेगा मेनलैंड पे। ठीक है, तो ये जो कोस्ट लाइन है, इस कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है? इस कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है? तो इस कोस्ट लाइन की लंबाई है 6100 किलोमीटर। इस कोस्ट लाइन की लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन क्या भारत के पास इतना ही कोस्ट लाइन है? नहीं, भारत के पास इधर लक्षद्वीप के भी आइलैंड्स हैं और इधर अंडमान एंड निकोबार निकोबार के भी आइलैंड्स हैं। ये सारे जो द्वीप समूह हैं, ठीक है, आइलैंड ग्रुप्स हैं, ये भी अपने आप में मिलकर के थोड़ा ना थोड़ा जो है आपको कोस्ट लाइन बनाते हैं। तो अगर कंप्लीट इंडिया की कोस्ट लाइन आपसे पूछी जाए तो वो होती है 7,516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर जो है आपको संपूर्ण भारत का जो है कोस्ट लाइन है। आई होप इतना समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी बात की क्लैरिटी आपको ना समझ में आई हो, अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस चैप्टर को याद रखने के लिए सबसे बेहतरीन काम वही करना है जो मैं कर रहा हूँ। आपको भी एक ब्लैंक शीट मैप का लेना है और उस मैप पर जो है जितनी भी बातें हैं, जो भी इसके फीचर्स हैं, उसको बस लिख लेना है। लिख करके एक बार आपको रिवाइज कर लेना है और मैप पर आप जितना ज़्यादा इसको कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको आसान होगा इस चैप्टर को जो है कमांड करना। ठीक है, और ये बेसिक्स है, इसके बगैर आप इंडिया की ज्योग्राफी मतलब समझने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी आपको फिर। चलिए आगे देखिए, बंद करो। तो चलिए अब हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि आईएसटी है क्या। आईएसटी वो मानक रेखा है जिसके आधार पर हम लोग अपने देश में समय का जो है अवलोकन करते हैं। ठीक है, हमारे देश में समय को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आईएसटी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, वो एक्चुअली में 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो गुजरती कहाँ से है? तो ये सबसे पहले हमारे देश के 5 राज्यों से गुजरती है। और यहाँ पर जो हम लोग मानक समय ले रहे हैं वो किस स्थान का समय ले रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आप अगर जाइएगा तो आपको इलाहाबाद देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो चुका है। और प्रयागराज में आप देखिएगा उसके पास में एक गांव है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर है, मिर्जापुर के बाद जो है मिर्जापुर में आपको एक गांव देखने के लिए मिलेगा। प्रयागराज के पास एक मिर्जापुर नाम का जो है एरिया है और वहां पर आपको एक गांव देखने को मिलेगा जिसको नैनी कहते हैं हम लोग। नैनी कहीं पे, हाँ नैनी ही जनरली उसका नाम है। और यहाँ से हम इस टाइम को जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड आपको अगर इस पे बनाना हो, कहीं पे भी ड्रॉ करना हो, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि ये है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका के बाउंड्री से आपको एक सीधी रेखा ऊपर खींच देनी है, सीधी रेखा ऊपर खींच देनी है। और यही आपकी हो जाएगी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये 5 राज्यों से गुजरती है और इसको याद करने के लिए इसका एक ट्रिक है यू कोमा। ठीक है, कोमा आपको पता है एक ऐसी स्थिति है जब मनुष्य का शरीर सिर्फ दिमाग जिंदा होता है और जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है वो चलते रहता है, शरीर में बिल्कुल स्थिरता होती है। तो यू कोमा बस आप याद रखिएगा। ठीक है, यू से हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश, मैंने पहले बताया। प्रयागराज, प्रयागराज में मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद आपको नैनी, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा ओडिशा, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा मध्य प्रदेश और आपको देखने के लिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 जो है आपको राज्य हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर लिख ले लीजिए, ओपी यूपी हो गया, उसके बाद आपको आ जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद आपको हो जाएगा उड़ीसा, उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश एमपी और उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ये है आपको जिन राज्यों से इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन गुजरती है। अच्छा, एक बात हमने छोड़ दी थी, हमने जब इस चीज को पढ़ा था कि 6100 किलोमीटर जो हमारा कोस्ट लाइन है, ठीक है, ये जो 6100 हमारा कोस्ट लाइन है, ये भारत के कितने राज्य मिलकर के बनाते हैं? तो भारत के 9 राज्य मिलकर बनाते हैं। सबसे पहले आपको हो गया गुजरात, उसके बाद हो गया आपको महाराष्ट्र, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा गोवा, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कर्नाटका, उसके बाद केरला। ठीक है, तो ये 5 राज्य आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये 5 राज्य आपके जो है वेस्ट कोस्ट पर देखने के लिए मिलेंगे और ईस्टर्न कोस्ट में आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा आंध्र प्रदेश, एपी लिख दे रहा हूँ मैं आंध्र प्रदेश को। ठीक है, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा उड़ीसा और उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा वेस्ट बंगाल, WB। ठीक है, तो 5 राज्य वेस्टर्न कोस्ट पर और 4 राज्य ईस्टर्न कोस्ट पर, ये उस समय बताना मैं भूल गया था। ठीक है, तो चलिए 5 और 4 राज्य मिलकर के यानी 9 राज्य मिलकर के भारत की कोस्ट लाइन को बनाते हैं, भारत का जो जलीय सीमा है उसको बनाते हैं। चलिए, चलिए 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये टाइम है, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, GMT। GMT वो जगह है जहां से पूरे
दुनिया का टाइम जो है या जो टाइम जोन्स है उसको कैलकुलेट किया जाता है। भारत में पूरे दुनिया में लगभग 24 टाइम जोन्स है। अंटार्कटिका इकलौता ऐसा महादेश है जहां पर कोई भी टाइम जोन नहीं काम करता है। हर घंटे के हिसाब से आपको 24 टाइम जोन्स देखने के लिए मिलेंगे। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम वो जगह है जहां से जो है आपको पूरे दुनिया का हम लोग समय कैलकुलेट करते हैं। वहां से क्या गुजरती है भाई, तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच, लंदन में एक जो है जगह है जिसको ग्रीनविच बोलते हैं, जहाँ पर ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, उस जगह पर जो समय होता है उसी के आधार पर हम पूरे दुनिया का समय कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ग्रीनविच मीन टाइम से, जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है भारत का समय। ठीक है, 5.5 घंटा आगे, 5 hours 30 minutes अहेड। ठीक है, ये है ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का मानक समय आगे। अब ये कैसे आगे है, तो आप बात समझिए। अगर दोपहर का दिन बज रहा है, दोपहर का 12 बज रहा है, ठीक है, ग्रीनविच पर, ठीक है, 12 PM अगर हो रहा है आपको, तो भारत में शाम का 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, इस ऐसा होता क्यों है, तो इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने कक्षा 6 में या क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो लॉन्गिट्यूड्स है उससे हम लोग समय का आकलन करते हैं। हर एक लॉन्गिट्यूड, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो मतलब अगर 15 मिनट का डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है, 1 घंटे का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना लॉन्गिट्यूड आपको बढ़ेगा, तो आप देख लीजिए, इसको 15 से गुना कर दीजिए, मतलब 60 मिनट। ठीक है, या एक सेकंड रुकिए, इसको ऐसे नहीं कीजिए, इसके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा मैंने जैसा आपको अभी बताया कि एक 1 डिग्री 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 60 मिनट में 60 मिनट में कितना डिग्री जाएगा, इसको 4 से भाग दे दीजिए आप। ठीक है, मतलब 15 डिग्री। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 82.82 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। तो 82.82 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहने का मतलब, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 15 से, ठीक है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, 82.5 को अगर आप 15 से डिवाइड करते हैं, तो एक सेकंड, कभी कभी ये काम ही नहीं करता। चलिए, तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि भाई 15 डिग्री है, अगर 82.5 को, ठीक है, हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे, तो आपको 5.5 देखने को मिलेगा, 5.5। ठीक है, मतलब 5.5 घंटे। आप खुद देख लीजिए, हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो जब यहाँ 82.82 डिग्री तक आइएगा आप, वहाँ 0 डिग्री है, 0 से 82.82 डिग्री आइएगा, तो आपको 5.5 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 15 से डिवाइड करते हैं 82.5 को, तो 5.5 आपका आंसर आने वाला है। तो इसके अनुसार, ठीक है, आपका 5.5 घंटा आगे है। क्यों? क्योंकि हम लोग पूर्व की तरफ हैं। अगर प्राइम मेरिडियन से आप पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं तो समय आगे जाता है। अगर कोई प्राइम मेरिडियन से पश्चिम की तरफ है, ठीक है, कोई स्थान, तो उसमें समय पीछे होगा। ठीक है, अगर कोई 82.5 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, तो वहां पर आपको 5.5 घंटे पहले का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो यह है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो कि 5.5 घंटा आगे है, कहाँ से? ग्रीनविच मीन टाइम से। ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग सारे दुनिया का जो है टाइम कैलकुलेट करते हैं। कितने जगह से जो है आईएसटी गुजरता है, तो गुजरता है हमारे 5 जगहों से। ठीक है, 5 मतलब स्टेट से गुजरता है। ठीक है, जिसको यूकोमा करके आप याद कर सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसको जरा मैं साफ कर लूं, क्योंकि ये सारा टॉपिक आपको मैप पे ही समझना है।